फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ज़रूरत है, अगर पेन लेने की ज़रूरत है तो आप पेन और बुक लेकर बैठ सकते हैं और अपने पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं और अपने को लिख सकते हैं जो हम यहाँ कुछ बोलने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में। चलिए हम इस सब को देखते हैं। और देखने से पहले इन सब को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हम जब न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के विकास के इतिहास। हम बात करेंगे 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें ब्रिटिश ने जीत लिया, लेकिन इनका पूरा अधिकार नहीं हो पाया। तो फिर ये क्या करते हैं, 1764 का युद्ध होता है जिसमें ये फिर उसको जीत लेते हैं। तो इनका पूर्ण रूप से क्या करता है, बंगाल में इनका पूर्ण रूप से क्या होता है, अधिकार हो जाता है। इनका पूरी तरीके से बंगाल में जब अधिकार हो जाता है तो ये अपने अधिकार या उसके अपने शासन को जो इनका स्थापित हो गया है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के नियम बनाते हैं और उन्हीं नियमों को लाने के लिए एक एक्ट पारित करते हैं। उन्हीं नियमों को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्ट पारित करते हैं। अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको सुचारू रूप से ये चला सकें, उसके तहत क्या कर लेते हैं कि ये एक्ट लाते हैं। इनका फर्स्ट वाला एक्ट आता है जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है, जो हमारे जो संविधान होता है जो उसमें भी ये मुख्य भूमिका निभाता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है। तो चलिए हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या थी, रेगुलेटिंग एक्ट में था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की जाती है और प्रशासनिक और राजनीतिक चीज़ों को भी जोर दिया जाता है। प्रशासनिक और राजनीतिक चीज़ों पर भी इस एक्ट के तहत जोर दिया गया। और इस एक्ट के तहत ही जो गवर्नर रहता था बंगाल का, अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया जाता है। जो मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर रहता था अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसी एक्ट के तहत ही एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की जाती है कलकत्ता में। वो कब की जाती है, वो 1774 को की जाती है। इल्जा इम्पे इनमें मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। इल्जा इम्पे जी इसमें मुख्य न्यायाधीश रहते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश जैसे हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर्स ये 3 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के तहत जो कंपनी में कुछ लोग थे जो निजी व्यापार करते थे अपना, उनको निजी व्यापार को ख़त्म कर दिया जाता है। और कंपनी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्या करते थे कि मतलब उपहार प्राप्त करते थे, उपहार लेते थे और रिश्वत भी लेते थे। उन सब चीज़ों को इस एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद आता है अधिनियम हमारा 1781 का अधिनियम। ये आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बातें क्या की गई थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी खामियां रह गई थी उन खामियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है 1781 में। इसके बाद आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट। ये आता है 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में आता है। इसमें दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। मतलब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 2 चीज़ें लाई जाती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता था, जो व्यापारिक मामले होते थे उन सब की देखरेख कौन करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता था, राजनीतिक मामले जो होते थे उनकी देखरेख करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। उसके बाद आता है हमारा चार्टर अधिनियम 1793। 1793 में आता है चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि जो कंपनी के कर्मचारी होते थे उन्होंने कंपनी के जो राजस्व होता था उनसे क्या करते थे कि उनको वेतन देते थे। लेकिन जब ये वाला अधिनियम आता है कि चार्टर अधिनियम 1793 वाला, इसमें जो कंपनी के कर्मचारी रहते थे इन सबको क्या कर दिया जाता है कि अब जो
भारत का जो राजस्व होता था उसके राजस्व से कंपनी के कर्मचारी को वेतन देने का प्रारंभ हो गया। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या किया गया, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए, व्यापार करने का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि जब इनको अधिकार तो बढ़ाया जाता है, लेकिन इनको जो एकाधिकार रहता था कि मतलब एकाधिकार जो इनका था, इनका एकाधिकार क्या ख़त्म कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। 20 वर्ष तक इनका कंपनी का मतलब व्यापार करने का अधिकार तो बढ़ाया जाता है, लेकिन इनके जो एकाधिकार थे, एकाधिकार को ख़त्म कर दिया जाता है। और लेकिन जो चीन होता था, चीन, चाय और पूर्वी देश थे, उन पर इनका एकाधिकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहता है। उसके बाद 20 वर्षों के बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि जो कंपनी यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से रहती थी, अब उसका व्यापार करने का उद्देश्य नहीं, अब यहाँ कर दिया जाता है कंपनी यहाँ शासन करने के उद्देश्य से रहेगी। मतलब अब उनको यहाँ पर व्यापार के अलावा अब यहाँ शासन करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया जाता है कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता था, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगता है, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। इसके और यहाँ जो दास प्रथा थी उसे विधि के अगेंस्ट माना जाने लगा। और इसी अधिनियम में भी क्या होता है कि जो विधि आयोग का गठन भी इसी अधिनियम में किया जाता है। इसी अधिनियम के तहत विधि आयोग का गठन भी किया जाता है। उसके बाद आता है 1833 हो गया, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें जो भी कर्मचारी उच्च पदों पर होते थे, जो प्रमुख पद थे, उन पदों को भरने के लिए अब परीक्षाएं आयोजित होने लगी। मतलब परीक्षाएं आयोजित होने लगे। उन परीक्षाओं के आधार पर आप किया जाएगा, जो उच्च पद होंगे उन पर जो कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको रखा जाएगा। उसके बाद आता है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम में जो कंपनी का शासन यहाँ रहता था, कंपनी के शासन को अब क्या कर लिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया जाता है। और यहाँ संसदीय प्रणाली का व्यवस्था की जाती है, मंत्री परिषद व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पे जो है जो मुगलों का जो पद था, मुगलों के पद को समाप्त कर दिया जाता है। और यहाँ फिर से जो बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब भारत का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता था, उसका नाम बदल करके यहाँ वायसराय कर दिया जाता है। उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जो गवर्नर जनरल होते थे उनका शक्ति प्रदान की जाती है कि वो क्या अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसी अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली की भी व्यवस्था होती है। और जैसे कि हमने बताया कि जो गवर्नर जनरल होता था उसको क्या किया जाता है कि उसके पास अधिकार आता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसकी अवधि कितनी होती थी, 6 महीने तक इसकी अवधि होती थी। और वहाँ पंजाब राज्य में इसको क्या कर दिया जाता है कि भारतीय गवर्नर जनरल को बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसको पंजाब राज्य में, मतलब उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में इसे मतलब विधान परिषद के गठन की भी शक्ति इसे प्रदान कर दी जाती है 1861 अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के तहत। उसके बाद आता है 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 ईस्वी अधिनियम में ये उपबंध किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको कभी भी भंग कर दिया जा सकता है। और इसी अधिनियम के तहत 1884 ईस्वी को पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। फिर आता है 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में, इस अधिनियम में क्या होता है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। और जो बजट होते थे, बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया जाता है। और उसके बाद आता है फिर 1909 ईस्वी का जो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम होता है, जो भारत शासन अधिनियम 1909, और जिसको हम पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं।
और इसमें क्या किया जाता है, इसमें पृथक निर्वाचन मतलब पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाई जाती है। मतलब कि जो सांप्रदायिकता होती है, मतलब जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम को ही चुन सकते हैं, या इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसमें मतलब यहाँ पे सांप्रदायिकता की बात की गई, मतलब सांप्रदायिकता का जनक अगर बात करोगे तो लॉर्ड मार्ले मिंटो को भी जानते हैं, सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जानते हैं। इसके बाद आता है जो अधिनियम आता है 1919 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। इसको हम किस नाम से जानते हैं, चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। एक राज्य परिषद, एक केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, दो सदनात्मक व्यवस्था की गई। और इसी अधिनियम के तहत जो बजट होता था, जो केंद्र सरकार का बजट होता था और राज्य सरकार के बजट को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया जाता है। उसके बाद इसी चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ही महिलाओं को पहली बार चुनाव करने का अधिकार दिया जाता है। 1919 के अधिनियम के तहत। उसके बाद आप बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया जाता है कि इसमें रहते हैं 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ रहती हैं। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और अखिल भारतीय संघ की भी इसमें जिक्र किया जाता है, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। और प्रांतीय स्वायत्तता की बात इसी में की जाती है। केंद्र एवं द्वैध शासन जो प्रणाली होती थी उसको भी इसी में व्यवस्था, मतलब इसमें जिक्र किया गया। और संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई और ब्रिटिश न्यायालय की सर्वोच्चता की बात की गई। ब्रिटिश न्यायालय की सर्वोच्चता मतलब भारत में कोई भी परिवर्तन होगा तो बिना ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली होगी, मतलब ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की सर्वोच्चता इसलिए, मतलब भारत में कोई भी परिवर्तन होगा बगैर ब्रिटिश संसद के स्वीकृति के बिना भारत में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और सांप्रदायिकता को इसमें बढ़ाने की भी बात की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो हमने कहा मार्ले मिंटो सुधार में, जो सांप्रदायिकता को प्रतिनिधित्व दिया गया था, मतलब मुस्लिम को वोट कर सकते हैं, तो इसमें सांप्रदायिकता के निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें मतलब कि ये क्या किया गया, जो दलित होते थे, दलित मजदूर महिलाएं होती थी, इन सब चीज़ों को फैलाया गया। उसके बाद हमारा आता है क्या, हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान सभा जो भारत के उसमें लोग हों इन सब की चीज़ों को मांग उठ रही थी। ये कब से उठना चालू हो गई थी, इसके बाद हम बात करेंगे क्या, मतलब भारतीय संविधान सभा की बात करेंगे। तो ये भारतीय संविधान सभा को हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो यहीं तक बात करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो सही लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हम इसमें बता दें कि जितना चीज़ें हमने बताया, आपको क्वेश्चन अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, सिर्फ दो जगह से। एक क्या, 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 2-3 जगह से, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861 और यहाँ जो उच्चतम न्यायालय हो 1774 में उच्चतम न्यायालय, इसके न्यायाधीश जैसे हिलजाइम पे इसके मुख्य न्यायाधीश और लेमिस्टर, चैम्बर्स, हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे 3। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1935 का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जिस अधिनियम को जाना गया, वहाँ उसको मतलब ऐसे पूछ सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अधिनियम को 1935 के अधिनियम को जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है यहाँ पे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा। जैसा भी हो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे संविधान सभा की मांग कैसे हुई और संविधान सभा की मांग कब से उठ रही थी और संविधान सभा का गठन कैसे होता है, इन सब चीज़ों को बात करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।